हेलो स्टूडेंट, ये हमारी जो 15 अप्रैल को टेस्ट दिया था मैंने, उसी केमिस्ट्री का डाउट क्लास है। तो शुरुआत में बच्चों ने 46 से 50 तक लगातार डाउट पूछ रखे हैं, इनको मैं एक साथ ले ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज। तो देखो, ये दोनों बेंजोइक एसिड हैं, मतलब बेसिकली एसिड है, और ये दोनों फिनॉल है। तो पहली बात तो 1 और 2 आगे होगा, 3 और 4 बाद में होगा। 1 और 2 में भी नाइट्रो चूंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए एसिडिटी बढ़ाता है, OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसलिए एसिडिटी घटाता है। सेकंड ज्यादा होगा, फर्स्ट कम होगा, तो इसका आंसर सेकंड और थर्ड में से कोई एक है। फिर यहाँ पे दोनों फिनॉल हैं, फिनॉल में फिर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है इसलिए एसिडिटी बढ़ाता है, मिथाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए एसिडिटी घटाता है। तो बेसिकली सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 काफी इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल शो टाउटोमेरिज्म। तो टाउटोमेरिज्म हम लोगों ने कीटोन और टाउटोमेरिज्म जो पढ़ा है वो पढ़ा है, जैसे सपोज करो हमने पढ़ा है एसीटोन में कीटोनॉल टाउटोमेरिज्म। कीटोनॉल टाउटोमेरिज्म में क्या होता है कि एसीटोन में सी डबल बॉन्ड O के बगल वाले कार्बन का हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है और डबल बॉन्ड यहाँ चला जाता है और ये इनॉल बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये OH बन जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो बॉन्ड है इसको, इस हाइड्रोजन को इधर आने के लिए CH बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। तो अगर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो ये तोड़ना आसान होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में ये काम मुश्किल हो जाएगी रिलेटिवली। ठीक है, अब अगर हम लोग पीछे वाले एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर तो क्या है, ये बगल वाला जो कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये तो टूटेगा ही नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर क्या है, ये बगल वाले दोनों जो कार्बन हैं, बल्कि सारे ही रिंग के जो कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 होंगे, ये दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ऐसे ही इसमें भी बेंजीन रिंग, यहाँ पे अल्फा कार्बन है ही नहीं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात क्या हो रही है, देखो यहाँ पर नीचे CH2 लगा हुआ है, तो जो फोर्थ कंपाउंड है यही इसका सही आंसर है। और ये काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ज्यादा दिमाग चलाने वाला है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो डबल बॉन्ड है ही है, यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 है, और यहाँ पर जो कार्बन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है। अब किसी तरीके से अगर यहाँ से एक H+ यहाँ पहुंच जाए, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन तोड़ करके, तो डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा दूं, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करा लूं, तो जब ये टाउटोमराइज कर जाएगा तो ये यहाँ पर OH बन जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और ये तो पुराना डबल बॉन्ड है ये, तो ये फिनॉल बना लेगा जो कि एरोमेटिक होने की वजह से बहुत ज्यादा स्टेबल है। इसलिए जो फोर्थ वाला कंपाउंड है टाउटोमराइज बड़े आराम से कर जाएगा, बिकॉज इसका टाउटोमेरिक प्रोडक्ट यानी जो इसका इनॉल है वो फिनॉल है जो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 48 में समझने वाली बात क्या है कि मान लो मेरे पास कोई भी C डबल बॉन्ड C वाला कंपाउंड है, इसके ऊपर जब मैं हाइड्रोजन एक्ट करके C सिंगल बॉन्ड C बनाता हूं, तो मेरा रिएक्टेंट हाई एनर्जी का होता है, हाइड्रोजनेशन होकर के प्रोडक्ट कम एनर्जी का होता है, जो डेल्टा H जो कि ऑब्वियसली नेगेटिव होगी, वो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है। अब अगर किसी तरीके से मेरा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो जाए तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होती है, ये बेसिक आइडिया है, बिकॉज वो पहले से स्टेबल है। जब वो हाइड्रोजनेट होंगे तो एनर्जी उतनी रिलीज नहीं करेंगे। अब अगर मैं देखूं तो इन तीनों कंपाउंड में ये जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है। ठीक है, तो बहुत स्टेबल है इसलिए इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगी। ये कंपाउंड एरोमेटिक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोनों डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेटेड है, तो ये सिस्टम इस डबल बॉन्ड के साथ फिर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये तीनों ही डबल बॉन्ड कॉन्जुगेटेड है। ये वाला जो एक कार्बन है वो चूंकि कंप्लीट नहीं करने दे रहा सर्किल, इसलिए एरोमेटिक नहीं है। तो यहाँ पे भी 3 डबल बॉन्ड है, लेकिन कम से कम एरोमेटिक नहीं तो कॉन्जुगेटेड है, तो थोड़ा स्टेबल है। और यहाँ पर देखो जो तीनों डबल बॉन्ड है दूर दूर है, आपस में कॉन्जुगेटेड भी नहीं है, तो रेजोनेंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रहा होगा, ये सबसे अनस्टेबल होगा, ये उससे ज्यादा स्टेबल होगा, कुछ रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे तो एरोमेटिसिटी की वजह से सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा होगा। तो मैंने कहा जितना ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट उतनी कम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो इसकी इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सबसे अनस्टेबल है, ये उससे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ये थर्ड, सेकंड, फर्स्ट वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 सिंपल सा है, ये एक कंपाउंड है, तो देखो बेटा एमाइड में क्या हो रहा है, ये C डबल बॉन्ड है, NH है और दोनों साइड बेंजीन रिंग है।
तो जो NH है इसके नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए ये इस वाली रिंग को एक्टिवेट कर रहा होगा, और ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ये इस वाली रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा होगा। मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। तो कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 क्या करेगा, NO2 प्लस देगा, और NO2 प्लस एक्टिवेटेड वाली रिंग पे, मतलब डीएक्टिवेटेड रिंग पे तो आएगा नहीं, एक्टिवेटेड रिंग पे आएगा जहां पे NH का लोन पेयर इधर आ रहा होगा, तो इस रिंग पे आकर के सब्सटीट्यूट करेगा। और अब इसमें से क्या कहते हैं, ये वाला ऑर्थो प्रोडक्ट बने या पैरा प्रोडक्ट बने, ये झगड़ा है। तो तुम्हें मालूम है पैरा प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा प्रेफर्ड होता है, तो यहाँ पर ये पैरा नाइट्रो वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 49 का आंसर फोर्थ है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे हैं, वही वाली बात है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे फिनॉल हैं। फिनॉल में OCH3 एक्टिवेटिंग है, तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड, फिर बेंजीन रिंग होगी, और फिर नाइट्रो और क्लोरो डीएक्टिवेटिंग है, जिसमें नाइट्रो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग, सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ और फिर थर्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर है उसमें अंदाजा दे रखा है कौन सी चीजें एक्टिवेटिंग है, कौन सी चीजें डीएक्टिवेटिंग है, वहां से हो जा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जा रहे हैं। 52 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको ड्रॉ करके बनाऊंगा। पहली बात तो यहां पर मैं 52 टिक कर दूं। 52 में इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखो ये बेंजीन रिंग है, उसके बाद CH डबल बॉन्ड C, CH3, CH3 है, और मैंने HBr प्लस परऑक्साइड का यूज किया है। HBr प्लस परऑक्साइड में क्या होगा, Br डॉट आएगा और वो अटैक करेगा। तो सामान्य रूप से मान लो बेंजीन रिंग ना होती, मान लो यहाँ पे मिथाइल होती, तो ये सेकेंडरी वाला कार्बन है, ये टर्शरी वाला कार्बन है, तो चूंकि टर्शरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए Br यहां लगता, डॉट यहां लगता। ठीक है, जो हमारा सामान्य मार्कोनिकॉफ रूल, जो लोग ये याद करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन कम, उसके हिसाब से Br को यहां लगना चाहिए था और हाइड्रोजन को यहां लगना चाहिए था। लेकिन बेंजीन रिंग लग जाने से क्या हो जा रहा है, ये जो सेकेंडरी कार्बन है सेकेंडरी ना होकर के बेंजिलिक हो गया। ठीक है, और हमें मालूम है कि जो बेंजिलिक है उसकी स्टेबिलिटी एलिलिक से ज्यादा होती है, और फिर टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी आता है। तो यानी कि चूंकि बेंजिलिक कार्बोकेटायन ज्यादा, सॉरी बेंजिलिक फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए Br डॉट क्या करेगा, वो यहां पर आकर के लगेगा, और ये डबल बॉन्ड हट करके यहां डॉट लग जाएगा, और फिर बाद में यहां हाइड्रोजन आ जाएगा। तो मेरा जो एंड प्रोडक्ट हो जाएगा वो बेंजीन रिंग CH2, और C पे Br और CH3 और फिर CH3, ये सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग वो सिंपल हाइड्रोजन काउंट करने वाले काम से नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जो सेकेंडरी कार्बन है वो टर्शरी से ज्यादा स्टेबल हो गया, बिकॉज वो सेकेंडरी ना होकर के वो सेकेंडरी बेंजिलिक है, इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। फिर 52 के बाद आई थिंक 53 है, 54 है, 55 है, ये कंटिन्यूएशन में ही चल रहे हैं, तो इनको फिर मैं एक साथ ही अंडरलाइन कर लूं। ये 53 से 55 हम लोग एक साथ देख रहे हैं। 53 में कह रहे हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। अरे बाप रे बाप, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, एनसीईआरटी में भी इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है। इसको फिर से मैं यहाँ पे करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, देखो CH3 C, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये मेरा रिएक्टेंट है। अब जब मैं इसके ऊपर वाटर का एडिशन कराऊंगा तो सबसे पहले H प्लस आएगा, H प्लस यहां पर लग जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाना चाहिए था। ठीक है, तो सामान्य रूप से अगर जिन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता वो क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं, सेट जेफ रूल की वजह से यहाँ पर OH लगा देते हैं, इनका प्रोडक्ट बन जाता। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग काम क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखो ये एक क्वाटरनरी कार्बन है, तो यहां से CH3 माइनस की शिफ्ट होगी इस वाले कार्बन पे, और ये CH3
CCH3 प्लस CHCH3 CH3 बना लेगा। इसको हम लोग मिथाइलिन शिफ्ट करते हैं और मिथाइल ग्रुप की शिफ्टिंग के बाद यहां पर वो जो दूसरी चीज है बेसिकली जो वाटर का OH है वो यहां आकर के लगेगा, इसलिए जो मेरा एंड प्रोडक्ट होगा वो कहाँ गया, ये वाला सेकंड वाला प्रोडक्ट हो जाएगा, ये जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है वो नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड को बनना ही नहीं था बिकॉज ये तो क्या कहते हैं, सॉरी सेटजेफ भूल गया था गलती से, ये तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट है। मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अगर सामान्य रूप से देखते तो ये फर्स्ट वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन बनता ये नहीं है बिकॉज सेकेंडरी से भी ज्यादा स्टेबल टर्शरी है, तो मिथाइल ग्रुप यहां से कूद करके यहां आ जाता है, इसलिए टर्शरी प्रोडक्ट बन जाता है। मैंने पीछे सेटजेफ बोल दिया था, उसके लिए सॉरी, वो एक्चुअली मार्कोनिकॉफ रूल है। उसके क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहे हैं करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। FRSR का मतलब है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो टर्शरी फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी उससे कम है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला जो है यहाँ पे टर्शरी कार्बन होने की वजह से ये सबसे अच्छा सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो फर्स्ट, फिर सेकेंड में ये सेकेंडरी कार्बन है तो ये दूसरा वाला बनेगा, तो फर्स्ट और सेकेंड के साथ ये फिर थर्ड और फोर्थ ये वाला आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट है। 54 के बाद 55 अभी है, तो 55 में कह रहे हैं इसमें से कौन सी चीज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगी। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे CH2 है, दोनों हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, तो इसमें शो करने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे इधर तो CH है, लेकिन इधर जो रिंग है वो सिमेट्रिक है, तो ये भी नहीं करेगा। जो थर्ड वाला है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ये मैं क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा हूं। इसमें क्या हो जाएगा, ये देखो बेंजीन रिंग है, सॉरी मतलब बेंजीन रिंग नहीं, साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, यहां पर Cl है या CH3 है, CH3 है। अब जब मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊंगा कार्बन, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हाइड्रोजन इधर रख करके मिथाइल को नीचे कर दूं, या इस कार्बन पे यहां पर मिथाइल भेज करके यहां पे हाइड्रोजन कर दूं। तो मिथाइल उस साइड है जिधर ये वाला मिथाइल ग्रुप है, या इसके ऑपोजिट है, ये दो केसेस बन जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 में जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अब हम लोग 57 और 58 देख रहे हैं। 57 में जो इंटरेस्टिंग बात है जिस वजह से लोगों को दिक्कत हुई होगी, यहां पर देखो क्या है, ये जो COH है ये फंक्शनल ग्रुप है मेरा, और CHO, तो हम क्या करेंगे, जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये 5 कार्बन की है, लेकिन हम इसको लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे बिकॉज हम लोग अपने लॉन्गेस्ट चेन में फंक्शनल ग्रुप्स को कंटेन करना चाहते हैं। तो जो COH CCCHO वाली ये चेन है, ये 4 मेंबर की चेन हो गई। इस 4 मेंबर की चेन में COH की प्रायोरिटी ज्यादा होने की वजह से काउंटिंग यहां से 1 2 3 4 करेंगे। तो बेसिकली सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए ये ब्यूट 2 इनोइक एसिड है। ये एक बात हो गई। अब चूंकि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इसलिए नंबर 2 पे लगा हुआ है इथाइल, नंबर 3 पे लगा हुआ है मिथाइल, और ये जो CHO है इसको हम लोग ऑक्सो के नाम का सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। तो बेसिकली 2 इथाइल 3 मिथाइल 4 ऑक्सो ब्यूट 2 इनोइक एसिड हो गया। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 बहुत अच्छा सवाल है। तो ये देखो एल्कीन है, तो ये HgSO4 H2SO4 की प्रेजेंस में कीटोन बना देती थी, तो यहां पर C डबल बॉन्ड 2 लग जाना चाहिए था, लेकिन अभी समस्या क्या हुई कि HgSO4 के साथ इस बार H2SO4 ना होकर के D2SO4 और D2O इन्होंने यूज कर लिया, यानी कि ड्यूटोरियम ले लिया है। तो देखो इस रिएक्शन में होता क्या था, जैसे मान लो ये मेरी बेंजीन रिंग है, ठीक है, फिर C ट्रिपल बॉन्ड C है, और उसके बाद इथाइल ग्रुप है CH2CH3, ठीक है। तो जो पहला एडिशन है वो वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होगा, क्योंकि बेंजीन रिंग के बगल वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहां पर OH और यहां पे H बन जाते थे। तो बेसिकली एक ये ट्रिपल बॉन्ड में से बॉन्ड टूट जाएगा, और यहां पर OH और H की जगह पर OD और D लग जाएंगे। ये वाटर का मार्कोनिकॉफ एडिशन हो गया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, चूंकि ये इनॉल है जो कि लेस स्टेबल होता है, इसलिए ये बॉन्ड यहां चला जाएगा
और ये ड्यूटोरियम इधर चला जाएगा, तो मेरा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो बेंजीन रिंग CO CD2 CH2 CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो टाउटोमेराइजेशन की वजह से जो इनॉल है वो कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा PHCO CD2CH2CH3, थर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर एन आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो जो ये फ्री एक्सपेंशन है तो एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो है, इसलिए वर्क डन जीरो है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जब एनर्जी ही नहीं चेंज, मतलब टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, तो इंटरनल एनर्जी जीरो है, और फिर फर्स्ट लॉ की वजह से क्यू भी जीरो हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहे हैं द कंपाउंड दैट कैन नॉट वर्क एज अ रिडक्टेंट। तो खुद रिड्यूस, मतलब किसी को रिडक्टेंट की तरह से काम आने के लिए खुद को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे HNO3 में नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसलिए दूसरे को रिड्यूस नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्लोरीन +7 में जा सकता है, सल्फर इन दोनों में +6 में जा सकते हैं, इसलिए ये ऑक्सीडाइज होकर के दूसरे को रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे आ गए बीच में। तो ये कह रहे हैं which and in what amount will remain unreacted after the reaction between 3 gram of carbon and 2 gram of oxygen to produce CO। तो CO में 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन होता है, मतलब मॉलिक्यूलर वेट देखें कार्बन और एटॉमिक वेट देखें कार्बन और ऑक्सीजन का, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो 3:4 होता है। तो इस सारे कार्बन को रिएक्ट कराने के लिए मुझे 4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन मेरी लिमिटिंग रिएजेंट हो गई, और 2 ग्राम ऑक्सीजन पे खाली 1.5 ग्राम ही कार्बन चाहिए, तो बचा हुआ 1.5 ग्राम कार्बन जो है ये मेरा रह जाएगा, ये मेरा एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है इसके बाद, यहाँ पे मैं मार्क कर दूं 69 और फिर 73। तो क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहे हैं What is the solubility of AlOH whole thrice, इसका KSP 10⁻³ दे दिया है, in a buffer solution of pH is equal to 4। जैसे तुमने बफर बना लिया तो वहां पे OH माइनस का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻10 हो जाएगा, क्योंकि H प्लस 10⁻⁴ है, तो OH माइनस 10⁻⁻10 हो जाएगा। अब मैं AlOH होल थ्राइस का KSP लिखूं तो एल्यूमिनियम का कंसेंट्रेशन इंटू OH का होल क्यूब हो जाएगा, तो 10⁻⁻10 का क्यूब 10⁻⁻30 हो गया, तो S इंटू 10⁻⁻30 इज इक्वल टू 10⁻⁻33। तो यहां से सॉलिबिलिटी 10⁻³ मोलर आ जाएगी। तो यहां पर मैं वो बेसिकली 27s⁴ इज इक्वल टू KSP नहीं लगाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे OH माइनस पहले से ही फिक्स्ड है बफर की वजह से। फिर 73 पे आ गए हम लोग। (73) में कह रहे हैं, ये देखो 3 रिएक्शन दे दिए, अमोनिया से NCl3 + HCl बनाने का, दूसरा है N2 + 3H2 से 2NH3 बनाने का, और तीसरा है H2 + Cl2 gives 2HCl। अब मुझे यहां से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 बतानी है, तो चूंकि मुझे NCl3 एज सच प्रोडक्ट साइड में चाहिए, तो इक्वेशन 1 को तो एज सच छोड़ देता हूं, ΔH1 रहने देता हूं। अब ΔH1 में NCl3 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक अमोनिया है, और अमोनिया तो मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में चाहिए नहीं, तो उसको हटाने के लिए क्या करूंगा, इक्वेशन बी को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 2 अमोनिया है ये NH3 हो जाएगा, और ये NH3 इस NH3 को कैंसिल कर लेगा, तो बी का हाफ कर दूंगा, तो यानी कि मेरा आंसर है तो सेकंड या फोर्थ में से कोई एक है। उसके बाद बी को हाफ करके जब मैंने ऐड किया, तो मेरा अमोनिया हट गया, क्लोरीन और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तो मैं मतलब क्लोरीन और नाइट्रोजन तो मैं रख ही सकता हूं। उसके बाद यहाँ पे 3 HCl है, इन 3 HCl को हटाने के लिए पहली बात तो C वाली रिएक्शन को 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन चूंकि दोनों सेम साइड हैं इसलिए इसको रिवर्स करके लिख दूंगा, तो -3/2 ΔH3 हो जाएगा। तो ये
सेकंड और थर्ड में से है, तो बेसिकली सेकंड और फोर्थ में से एक सही है और सेकंड और थर्ड में से एक सही है, इसलिए सेकंड सही आंसर है। बाकी तुम अपनी तरफ से लिख करके देख लेना। जब तुम इक्वेशन 1 प्लस हाफ ऑफ इक्वेशन 2 माइनस 3/2 ऑफ इक्वेशन 3 करोगे तो वो तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NCl3 बना देगा। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज ए एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन इज बी। ठीक है, तो ऑब्वियसली फ्लोरीन जो कि साइज में छोटा है इसलिए इसको आयनाइज करना मुश्किल होगा, तो ए विल बी ग्रेटर देन बी, और अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बी ग्रेटर देन ए इनकरेक्ट हो गया। इसमें से इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो फर्स्ट वाला आंसर हो गया। ठीक है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज दे रखी है, तुम्हें मालूम है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, एक एक्सेप्शन होता है, तो सी ग्रेटर देन बी वाला बात सही है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से ज्यादा होगी, इसलिए फोर्स सही है। बेसिकली सबसे बड़ी बात है फर्स्ट तो पहले से ही अलग हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 पता नहीं किसने पूछा है, बहुत आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द रेडियस। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो जितना चार्ज होगा उतना छोटा रेडियस होगा, तो ए सही है। बी में क्या हो रहा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम सबके ऊपर +2 चार्ज है, पर बेरिलियम सबसे छोटा है, कैल्शियम सबसे बड़ा है, तो ये भी सही है, ए बी सही हो गए। थर्ड क्लियरली देखो गलत हो गया, बिकॉज इन तीनों चीजों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम जैसा ही है, लेकिन जो कि बोरॉन पे +3 चार्ज है इसलिए इसका साइज छोटा होगा, बेरिलियम इधर हो जाएगा, तो थर्ड गलत हो गया, तो ए बी सही और सी गलत, ये तुम्हारा इन आ गया। और फिर डी में क्लोराइड, सल्फाइड और फॉस्फाइड तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज होगा, तो इस वजह से डी भी करेक्ट हो गया, तो थर्ड इसमें करेक्ट आंसर आ गया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 77 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 79 पे आ जाते हैं। 79 और 80 दोनों एक साथ देख लेंगे। 79 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर पोलर। बेंजीन तो एपोलर होती है। XCF2 का अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो sp3 डिहाइब्रिडाइज होता है, तीनों जो लोन पेयर होते हैं वो तुम्हारे प्लेन में होते हैं और दोनों फ्लोरीन 180 डिग्री पे होते हैं, तो बॉन्ड कैंसिल कर देंगे, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। SO2 का बेंट शेप है तो ऑब्वियसली ये पोलर होगा। SF4 सीशा शेप का होता है, ये पोलर होगा। और SF6 फिर से ऑक्टाहेड्रल होता है, तो हर फ्लोरीन के लिए एक ऑपोजिट फ्लोरीन लगा होता है, तो कैंसिल करके ये ए पोलर हो जाएगा, तो इसका आंसर थर्ड और फोर्थ है, ये फोर्थ वाला आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 इजी है, मैं कई बार बता चुका हूं लेकिन फिर से बता रहा हूं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कली मेटल कार्बोनेट इज लीस्ट स्टेबल एंड डिकम्पोजेज इजीली। तो कार्बोनेट जो है ये बड़ा एनायन है, तो छोटे एनायन इसके साथ खुश नहीं होंगे, बड़े एनायन के साथ बड़े कैटायन पे खुश होते हैं। तो इन सब में सबसे छोटा एनायन सबसे छोटा कैटायन लिथियम का है, इसलिए लिथियम का कार्बोनेट सबसे ज्यादा अनस्टेबल है और हीट करने पे लिथियम ऑक्साइड दे देता है आराम से। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद आ गए हम लोग 82, 85, 88। 82 तो भाई बहुत आसान सवाल है, पता नहीं किसने पूछा। वाटर लिक्विड होता है, अमोनिया गैस होती है, इसलिए जो ऑर्डर ऑफ वोलेटिलिटी है वो अमोनिया की वोलेटिलिटी वाटर से ज्यादा है, जो कि होनी भी चाहिए, बिकॉज वाटर का हर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, जबकि अमोनिया में खाली 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और वो उतने स्ट्रांग भी नहीं होते, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो इसका आंसर अमोनिया ग्रेटर देन H2 हो गया, अमोनिया गैस है, वाटर लिक्विड। 85 में कह रहे हैं when hydrated MgCl2.6H2O is strongly heated। तो बेटा ये सवाल वैसे तो एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, पीछे वाले किसी पेपर में पूछा गया था, मैंने बताया हुआ है। जब हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड और को हीट करते हैं तो वाटर वो नहीं उड़ता है, बल्कि यहाँ से HCl बन करके उड़ जाता है। तो पहले मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड जैसी चीज बनती है, लेकिन अगर तुम स्ट्रांगली हीट करोगे तो फाइनली मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो MgO जो है वो बनेगा, 85 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। फाइनली हम लोग 88 पे आ जा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूटेड सिलेन द वन विच विल गिव राइज टू क्रॉस लिंक पॉलीमर। जो हम लोगों ने सिलिकॉन पढ़ा था उसमें हम लोग R2SiCl2 यूज करते थे, तभी सिलिकॉन के ऊपर 2 R ऐसे लगे होते थे और जो दोनों क्लोरीन थी उसकी वजह से O बॉन्ड इधर लग जाते थे और ऐसे चेन बनती चली जाती थी। अंत वाले सिलिकॉन पे हम लोग 3 R लगा लेते थे ताकि वो चेन टर्मिनेट कर ले। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर मुझे क्रॉस लिंकिंग चाहिए
तो मुझे एक ऐसा सिलिकॉन चाहिए जो इधर उधर तो जुड़ा हो ही पर साथ ही साथ एक और बॉन्ड बना सके, इसलिए मुझे SiCl3 चाहिए होगा। तो RSiCl3 इसमें से करेक्ट आंसर हो गया, थर्ड इसका आंसर हो गया। ये जो है क्रॉस लिंकिंग करने के काम में आएगा। इसके साथ ही हमारे सारे डाउट्स खत्म हो गए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।